नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के उस अध्याय से अपनी पढ़ाई का सिलसिला प्रारंभ करने वाले हैं जिसका नाम है स्रोत, सोर्सेस। लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन आपको सुनाना चाहूंगा कि ना लड़खड़ाए हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर और आज भी मेहनत जारी है। ये लाइन उस हर एक विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है, उन हर एक योद्धाओं को समर्पित है जो कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं और उस डगमगाते हुए कदम को थामने के लिए सीए सेंटर दिल्ली आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सोर्स यानी स्रोत। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां रहते हैं, आप ओरली कह देंगे मैं XYZ प्लेस पे रहता हूं, मैं दिल्ली के यहां से संबंध रखता हूं, बिहार के यहां से संबंध रहता हूं। तो मैं आपसे पूछूंगा ये तो आप बता रहे हैं, मुझे कुछ लिखित प्रमाण दिखाइए कि वाकई आपका जन्म स्थान या आप जिस जगह से संबंध रखते हैं। तो फिर आप मुझे कुछ लिखित प्रमाण दिखाते हैं, तब मुझे इस बात की पुष्टि हो पाती है कि वाकई आपका जन्म स्थान यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली कोई एक क्षेत्र विशेष है। तो उसी तरीके से जैसे आपके कहे हुए चीजों पे मुझे भरोसा नहीं हुआ, आपने जब उन चीजों की तथ्यता मुझे दिखाई, फैक्ट मुझे दिखाया, तो मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि हाँ वाकई आपका संबंध उस जगह से है। लेकिन जब आप एक बड़ा कहा जाता है हिस्ट्री या ज्योग्राफी के बारे में, खास करके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा और दिन को पढ़ो रात को सफा। तो क्या वाकई ये सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपका निरंतर प्रयास ही आपको उसके समीप लेकर के जाएगा। और जैसे मैंने कहा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय जो आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्रोत, इट्स मीन सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन में स्रोत की भूमिका क्या है? चलिए, अब जैसे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, अगर मान लेता हूं आज आपको कोई सूचना मिलती है सिविल सेवा के फॉर्म के संदर्भ में कि सिविल सेवा की जानकारी आ गई है कि भैया फॉर्म आया है, उसमें 1000 सीट है, आप कहां चेक करते हैं? ऑफिशियल साइट पर। गवर्नमेंट एक डाटा देती है, यूपीएससी के साइट पे जाते हैं, चेक करते हैं, फॉर्म आ गया। फिर आपको लगता है हाँ वाकई फॉर्म आ गया। और एक तरफ आपका दोस्त कह रहा है अरे भैया सुनने में आया है कि यूपी पीसीएस का भी फॉर्म आ गया, पता नहीं साइट पर आया है या नहीं है, बस आपने सुन लिया है। तो किसी भी चीज को जानने का जो माध्यम है, जो स्रोत है, उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी ने कहा, किसी ने कुछ सुना और किसी ने कुछ देखा, इन तथ्यों में बहुत फर्क है। तो जब हम इतिहास, खास करके प्राचीन भारतीय इतिहास का भी अध्ययन करते हैं, तो उसमें स्रोत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। मैंने आपसे कहा स्रोत के बारे में, जिसको इंग्लिश में सोर्सेस कहते हैं। सोर्स क्या है? ये सोर्स, इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और इस सोर्स का क्लासिफिकेशन या इन स्रोतों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं क्या? कितने भागों में इसे बांट सकते हैं? आइए देखते हैं। अगर हम स्रोत को, इसका वर्गीकरण करें, तो इसको हम मुख्यतः दो भाग में बांट सकते हैं। एक है प्राथमिक सोर्स, प्राइमरी सोर्स, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी सोर्स और हिंदी में प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक, और दूसरा नो डाउट द्वितीयक ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि आपने स्रोत बताया, इसको प्राथमिक द्वितीयक में बांट दिया, तो ये प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत क्या है? प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स क्या है? तो इसका मतलब होता है कि प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।
और द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्स वो होता है जिसपे इसके मुकाबले थोड़ा कम विश्वास होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अशोक ने कलिंग का युद्ध कभी तो लड़ा होगा, तो आप कहां से इस बात की जानकारी इकट्ठा करते हैं? भले ही आपने किताबों में पढ़ा है, किताबों को इस बात की जानकारी कहीं से तो मिली होगी, या किसी व्यक्ति ने उसे ऐसे कह दिया था कि यार मैंने सुना था कि अशोक ने उस दिन वो लड़ाई लड़ी थी। तो आप जिस चीज के माध्यम से उस खबर को जानते हैं उसका भी एक तरीका होता है कि किस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। किसी ने आपसे, जैसा मैंने कहा अभी, कि किसी ने कहा भैया यूपीपीसीएस और यूपीएससी का फॉर्म आ गया है, आप साइट पे दौड़ दौड़ के गए, देखा रही अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है, तो वो कहता भैया सुनने में आया था। अच्छा ठीक है, इतने में आपको पता चलता है कि ऑफिशियल साइट पर कुछ आया है, आप चेक करने गए, दिन के बाद देखे अच्छा फॉर्म आ गया है। तो इसका मतलब जब तक उस चीज की पुष्टि नहीं हो पाती वास्तविक दृष्टिकोण से, तब तक आप विश्वास नहीं करते। तो वही ये प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की भूमिका है। प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसकी पुष्टि प्रमाणिक मानी जाती है, जिसकी सत्यता ज्यादा सुसंगत मानी जाती है बनस्पत द्वितीयक स्रोत के। तो क्या इस प्राथमिक स्रोत का भी वर्गीकरण है? बिल्कुल है। प्राथमिक स्रोत में मुख्यतः आपके आते हैं, प्राथमिक स्रोत में जो आपका मुख्य स्रोत आता है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिसको आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के नाम से जानते हैं, जिसको आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत के नाम से जानते हैं। और द्वितीयक स्रोत को देखें तो इसका वर्गीकरण हम दो वर्ग में करेंगे, एक साहित्यिक और दूसरा विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत, पहले इनको थोड़ा समझते हैं ये है क्या। आखिर ये जो पुरातात्विक स्रोत है जिसकी प्रामाणिकता, जिसको प्राथमिक स्रोत में रखा गया है, इसकी प्रामाणिकता साहित्यिक स्रोत और विदेशी वृत्तांत से क्या है, और ये साहित्यिक स्रोत है क्या और विदेशी वृत्तांत क्या है। तो जब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो चलिए यहां पे देखते हैं क्या होता है। ये पुरातात्विक स्रोत, आपने सुना होगा अभिलेख के बारे में, भी हम लोग उस पर डिटेल देखेंगे क्या होता है अभिलेख, जिसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन कहते हैं। आपने सुना होगा कॉइन्स के बारे में, जिस यानी कि सिक्के। आपने सुना होगा मॉन्यूमेंट के बारे में, यानी कि जिसको भवनावशेष कहते हैं। आपने सुना होगा जो साहित्यिक या फिर यूं कहें कि खुदाई से जो हमें प्राप्त होते हैं कुछ स्रोत, एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन। अब आपने सुना होगा कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी। अशोक ने कभी ना कभी कोई लड़ाई लड़ी होगी। आखिर ये अभिलेख होता क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ये अभिलेख होता क्या है। मान लीजिए आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा करते हैं कि आज रात को 8 बजे के बाद सीसैट हटा दिया जाता है या सीसैट के अंक कम कर दिए जाते हैं। तो ये घोषणा हुई सरकारी रूप से और इसकी पुष्टि ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दी गई। तो क्या आप उस बात की मान्यता की पुष्टि कैसे हो गई कि हां मोदी जी ने कहा आज रात को 8 बजे के बाद सीसैट समाप्त कर दिया गया है, या फिर सीसैट के अंक कम कर दिए गए हैं, या सिर्फ सामान्य अध्ययन का ही पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में। आप ऑफिशियल साइट देखते हैं, या मोदी जी का आदेश आ गया है, यूपीएससी का आदेश आ गया है। तो वो जो शाही आदेश जिसको आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर को,
ये तो आधुनिक अवधारणा है, ये तो आधुनिक सोच है कि सरकार की घोषणा को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इंटरनेट का जमाना है भैया। तो अशोक साहब क्या करेंगे, सम्राट अशोक क्या करेंगे? वो आपको व्हाट्सएप तो करेंगे नहीं, ईमेल और जीमेल करेंगे नहीं, तो वो अपने प्रजाओं से संपर्क कैसे साधेंगे? वो कैसे कहेंगे कि मैंने इस चीज की घोषणा करी है? मानना पड़ेगा। मोदी जी ने 8 बजे रात को नोटबंदी कर दी, आपको मानना पड़ा। आरबीआई का रूल आ गया, मानना पड़ा। तो वो तो आज की अवधारणा थी। अशोक जब अपनी प्रजाओं के लिए कोई आदेश जारी करते थे तो कभी वो पत्थरों पर लिखे होते थे, कभी वो चार दीवारों पर लिखे होते थे, कभी वो किसी न किसी धातु के प्लेट पर लिखे होते थे। तो आखिरकार जो अशोक के अभिलेख होते थे, इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, वो अशोक के आदेश होते थे जिनको उनकी प्रजाओं को मानना होता था। इसीलिए अभिलेख की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कोई भी राजा अपने सम्मुख बैठ करके अपने दरबार के किसी कारीगर से कहता था कि चलो ये हमारा आदेश है, इसे लिखो। राजा अपने सामने बैठकर उसको लिखवाता था। किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखते थे। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करें तो इस तरीके से देखें, अभिलेख जिसकी शुरुआत भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक ने की थी। अगर आप जो बार बार एक सवाल हमेशा याद करते होंगे, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अगर हुआ है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ है, इस बात की भी पुष्टि अशोक के अभिलेख से होती है। अशोक के अभिलेख संख्या 13 में यह लिखा हुआ है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। एक प्रकार का आदेश था। अशोक ने कह रखा था कि आज से मेरे खानसा में, मेरे किचन में आज से पक्षियों का वध नहीं होना चाहिए, बड़ों की सेवा करो, आदर करो। हम दम महामात्र नामक के अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। तो जो भी आदेश वो देता था वो प्रजा तक पहुंचेगी कैसे, चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण। मोदी जी तो या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार सोशल साइट पर आते हैं, कहते हैं कि ऐसा होने वाला है, आदेश थोड़ी देर में आ जाएगा साइट पर। तो वो तो आज की अवधारणा है। अशोक क्या करते थे, अभिलेख लिखवाते थे। अपने दरबार में लोगों से कहते थे हमने ये आदेश दिया है, पत्थरों पर लिखवाओ और रखवाओ वहां तक, काबुल से कंधार तक, जहां तक हमारा साम्राज्य है, और ये प्रजा से कहो कि ये सम्राट अशोक के आदेश हैं। तो इस अभिलेख ने इतिहास को लिखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। इसने ये बताया है कि प्राचीन कालीन जितने भी सम्राट थे वो किस तरीके से प्रजा से संपर्क साधते थे, इस अभिलेख का विषय वस्तु क्या होता था, किन किन आदेशों को सम्राट या राजा अपनी प्रजाओं के बीच में भेजते थे। इस अशोक के तो पूरे इतिहास को उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। अशोक की जीवनी पढ़ेंगे, चाहे वो कलिंग युद्ध हो, चाहे वो उसका बौद्ध धर्म की और उसका एक लगाव हो, ये सारा इतिहास अभिलेख के आधार पर ही लिखा गया है। या अशोक कह ले या अभिलेख कह ले, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, जिसे सबसे पहले सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और तब पता चला कि सम्राट अशोक नामक एक राजा, जिसने अपनी प्रजाओं के लिए क्या क्या किया, कलिंग की विभीषिका के बाद लाखों, कलिंग की विभीषिका ही ऐसी थी कि गली गली घुस घुस कर बच्चों को मारा गया था। उस विभीषिका ने कैसे अशोक के अंदर जो परिवर्तन लाया, हमें पता कहां से चला, ये चला अभिलेख से। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहला है अभिलेख, दूसरा है सिक्के। सिक्के यानी कि कॉइन्स। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर सिक्के का क्या मतलब बनता है, सिक्के का क्या लॉजिक है हिस्ट्री के स्टडी में, खास करके एंशिएंट इंडिया। सीधा असर है। अब कैसे, अगर मान लिया एक सिक्का है, आज के डेट में आपसे कहूं कि अपने बटुए को निकाले, वॉलेट निकाले, उसमें कोई भी कॉइन्स निकाले, उसके पीछे कुछ चीजें लिखी होंगी। एक तो वर्ष लिखा होगा, पहला, क्या किस धातु का बना हुआ सिक्का है ये पता चलेगा, इसके ऊपर क्या कोई अन्य कलाकृतियां हैं ये पता चलेगा। तो
तो जो प्राचीन कालीन जो जितने शासकों ने अपने सिक्के जारी करवाए, तो उसमें दो तीन चीजें, अगर उन सिक्कों के ऊपर तारीख या वर्ष अंकित होता था तो हमें क्या पता चलता था, ये सिक्का इतने ईसा पूर्व समय का है या इतनी ईस्वी का है। अगर जिस राजा ने उसे जारी करवाया है तो यह पता चलता है कि इस राजा का समय, शासन करने का समय तकरीबन इतने के आसपास रहा होगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उसे उसकी सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते दिखाया गया है, तो कहा जाता है कि वो वीणा बजाने का बहुत बड़ा शौकीन था, उसकी इच्छा थी वीणा बजाने में, इससे उसकी रुचि का पता चला, उसके इंटरेस्ट का पता चला। अगर धातु, जिस धातु का वो सिक्का है, उससे उसकी अर्थव्यवस्था का पता चलता है, सोने का है, चांदी का है, पोटीन का है, किस चीज का है वो। तो ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार हुमायूं भाग रहे थे शेरशाह सूरी से युद्ध करके, ठीक है, 1540 के आसपास जब उसको भगाया जा रहा था, तो जिस भिस्ती ने उसकी जान बचाई थी और जब हुमायूं वापस लौट के आया था तो उसे एक दिन का राजा बनाया गया। तो उसे पूछा कि तुम आज के डेट में एक दिन का राजा हो, बताओ तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। तो उसने, कहा जाता है कि उसने एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का जारी करवाया। चमड़े का सिक्का, मुख्यतः आपके दिमाग में होगा सिक्का तो किसी न किसी धातु का बनता है, ये सिक्का उन्होंने चमड़े का जारी करवाया। तो ये भी सिक्के से पता चला कि उस चमड़े के सिक्के के ऊपर जो आकृति बनाई गई थी और उसके ऊपर जो चीजें अंकित थी, ये पता चला कि हुमायूं ने एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का जारी करवाया था। खैर आगे चलते हैं। इस सिक्के से शासक की रुचि, जैसे मैंने कहा समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक है, शासक का शासन का वर्ष, अगर उस पर तिथि अंकित है। बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों के सिक्कों पर देखा गया है कि मां लक्ष्मी की मूर्ति है, तो इससे पता चला है कि इसने लक्ष्मी जी की मूर्ति क्यों जारी करवाई। अगर उसमें वर्ष अंकित है, धातु किस रूप में है, इस प्रकार एक सिक्के ने किस प्रकार उस पूरे शासन वर्ष को समझाने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। उसकी धार्मिक रुचि, सांस्कृतिक रुचि, आर्थिक स्थिति, जैसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्ता ने जारी किए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। लेकिन दूसरा एक सवाल है कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुशानाज ने जारी किए। सिक्का वही है, लेकिन देखिए किस प्रकार सवाल बदल रहा है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्ता, शुद्ध सोने के सिक्के कुशानाज। तो इस सिक्कों की भूमिका प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तीसरा है एक्सकेवेशन, जिसको कहते हैं खुदाई। एक्सकेवेशन, आपने सुना होगा कि 1921 में और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई। ये कहां से हो गई? एक दिन हम लोग ऐसे चल रहे थे और अचानक जमीन से हड़प्पा निकली और हड़प्पा करते हुए बोली कि हम आ गए। क्या ऐसा था? रेल की पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था वहां पे, और रेल की पटरी जब बिछाई गई तो वहां पता चला कि ऐसी कोई विषय वस्तु है, कुछ चीजें नीचे से निकल के आ रही। पूरा जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि 1921 में जाके हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदाड़ो, जो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के सभ्यताओं में से एक है, उसके बारे में पता चला। पता कैसे चला? खुदाई से। खुदाई भी दो तरीके की होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, लॉन्गिट्यूडनल एक्सकेवेशन, लैटिट्यूडनल एक्सकेवेशन। क्या होता है? मान लीजिए खुदाई अगर इस तरीके से हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वे में, और खुदाई इस तरीके से हो रही है लैटिट्यूडनल वे में, तो फर्क क्या है दोनों प्रकार की खुदाई में? हमने क्या कहा? हमने तीसरा देखा एक्सकेवेशन, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में खुदाई की क्या भूमिका है। तो मैंने कहा खुदाई से तो ये पता चल रहा है सभ्यता का उद्भव हुआ है। अगर रेल की पटरी बिछाने का काम नहीं चल रहा होता तो वहां अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं मिलते, कुछ ऐसे वस्तु नहीं मिलते जो बड़ा सोचना पड़ता कि आखिर ये है क्या। फिर खुदाई हुई तो पता चला 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदारो। तो खुदाई भी दो तरीके की होती है। कैसे? मैंने कहा कि एक खुदाई है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और एक खुदाई है लैटिट्यूडनल।
इसमें फर्क क्या है? आपने सुना होगा कि हड़प्पा का जो समय कालखंड है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ये समय आपने पढ़ा है। आपने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा है कि C14 डेटिंग प्रोसेस, जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस, किसी वस्तु को जब हम उसके कार्बन की परत का जब अध्ययन करते हैं, जिसको C14 डेटिंग प्रोसेस या कार्बन डेटिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे कार्बन डेटिंग प्रोसेस किया जाता है। तो जब कार्बन डेटिंग प्रोसेस से इस तरीके से वस्तुओं के ऊपर जिस कार्बन का परत चलता चला जाता है और जब इसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये वस्तु इतनी पुरानी है, जो भी वस्तुएं हड़प्पा से निकली, तो एक रफ स्केच निकाला गया समय का कि हड़प्पा का जो समय है वो है 2350 से 1750। ये इतना आइडली माना जाता है। कुछ कुछ किताबों में 2500 से 1700 है, अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी आइडली 2350 से 1750 लेके चलती है। ये तो हुआ उसका समयावधि का अध्ययन, जो हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सकेवेशन में देख रहे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सकेवेशन में देखते हैं। अब सवाल आता है, ये जो लैटिट्यूडनल एक्सकेवेशन है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो हिंदी में कहते हैं, इसका क्या रोल है? इससे तो हमने देख लिया कि उस वस्तु का समय पता चलता है। तो अब सवाल आता है कि इसका क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपने ये सुना होगा कि जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें, अगर हम लोग भारत की बात करें तो आपने सुना होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर स्थल रूप से बात करें तो यहां अरुणाचल है, यहां गुजरात है, यहां कश्मीर है, यहां हमारा कन्याकुमारी है। इससे आगे भारत सीमित हो जाता है स्थल रूप से, समुद्री मार्ग से नहीं, स्थल रूप से मैंने कहा सीमित हो जाता है। तो क्या हड़प्पा की भी ऐसी कोई सीमा थी? तो बिल्कुल थी। आप देखेंगे, अब ये देखें, ये जो हमने खुदाई की, समय देख लिया इसे, अब हम इसके देखेंगे क्षेत्र विस्तार कैसे होता है। तो अब देखें, आपने सुना होगा हड़प्पा का जो पूर्वी क्षेत्र है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वो कहां पे है? मेरठ में है, मेरठ में। ये है ईस्टर्न पोर्शन। वेस्टर्न पोर्शन क्या है इसका? है सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर जो आपको पाकिस्तान के पास में दिखेगा, ये रहा वेस्टर्न पोर्शन। नॉर्दर्न पोर्शन क्या है? मांदा, मांदा जम्मू कश्मीर। और सदर्न पोर्शन क्या है? महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद। दाइमाबाद ये सदर्न पोर्शन है, दक्षिणी भाग है हड़प्पा का। एक तो अब आप यहां पे ये देखें, एक है जो हमें समय बता रहा है कार्बन की परत के हिसाब से कि कितना पुराना है, ये हमने देखा लॉन्गिट्यूड में। अब लैटिट्यूड में इसका विस्तार कितना है, कितनी दूर जा रहा है, ये कितना क्षेत्र फैला है इसका। इस एक्सकेवेशन में हम देखते हैं कि कहां कहां तक इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है। तो हमने देखा कि हड़प्पा आलमगीरपुर ईस्ट में, वेस्ट में सुतकागेंडोर, नॉर्थ में मांदा और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में, इससे ज्यादा नहीं फैला हुआ है। तो कैसे हमने पूरी हड़प्पा को, उसकी समयावधि जो 2350 से 1750 है, उसका क्षेत्र विस्तार कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कैसे कितना कहां कहां तक फैला हुआ है। अगर भारत अरुणाचल से आगे नहीं है, मतलब अरुणाचल से आगे नहीं है, ये कैसे पता चला? हम देखते हैं कि कितना फैलाव है भारत का, भौगोलिक फैलाव। अगर वेस्ट में देखते हैं गुजरात से आगे नहीं है भारत, तो हम फैलाव देखते हैं। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सकेवेशन है उस खुदाई में हम देखते हैं कि फैलाव कितना है। तो हमने क्या देखा? आलमगीरपुर, सुतकागेंडोर, मांदा और दाइमाबाद, ये हमें पता चला कहां से? खुदाई, एक्सकेवेशन। चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है स्मारक। स्मारक, इसको मैं रब ही कर दूं, तो लास्ट है स्मारक। स्मारक की भूमिका क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में? तो आपने सुना होगा, एक एग्जांपल लेता हूं, गुप्त साम्राज्य का बना हुआ लौह स्तंभ।
या आगरे का लाल किला, या फिर जितने भी स्मारक बने हैं प्राचीन में, मध्य में, आधुनिक में अंग्रेजों के बनाए गए जितने भी भवनावशेष हैं, ये जितने स्मारक हैं, इसने हमें भारत के इतिहास को समझने का एक नया आयाम दिया है। कैसे? स्मारक की रूपरेखा, उसकी कलाकृतियां, किस रूप में उसको बनाया गया है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर, उसमें मुख्यतः स्मारक पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जनरली आप पढ़ते हैं कि हाँ, जो जितनी भी मूर्तियों का, मंदिरों का निर्माण हुआ है, उत्तर भारत में अलग डिजाइन से हुआ है, दक्षिण भारत में उसका निर्माण अलग डिजाइन से हुआ है, और इस बीच में अलग से, अगर दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, उत्तर भारत में नागर शैली है, तो इस बीच में दोनों का समागम बेगसर शैली से हम देखते हैं। आखिर ये निर्माण की प्रक्रिया, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया स्मारक का ही एक अंग है, जिससे हमें यह पता चलता है कि भारतीय सरजमीन ने या भारतीय धरातल ने ऐसे ऐसे स्मारकों का वर्चस्व वजूद तैयार किया है जिसकी पहचान आज विश्व जगत में है। तो स्मारकों का अध्ययन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा लेक्चर स्टार्ट होता जाएगा, हम लोग एक एक चीज को, सारी चीजों को डिटेल में चलते चलेंगे। इस स्मारक में, और मेरा सवाल है आपसे, आपने कभी नोटिस किया है जब आप किसी मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जनरली आप देखेंगे कि नॉर्मली खिड़कियों में इस तरीके से होता है, खिड़कियां खुलती हैं और हवा सीधा आता है। लेकिन आप मॉस्क में जाएं, जनरली जितनी भी मस्जिदें हैं, आपको वहां पे इस तरीके से नेट बना हुआ देखा, भले कि वो खिड़की संगमरमर की बनी हो, लेकिन उसमें आप जाली नुमा देखेंगे आकृति। स्मारक के अंग के रूप में ही हम इसे देखते हैं। तो ये बड़ा सोचने वाला सवाल है कि आखिर मुस्लिमों के जितने भी मस्जिद हैं, मॉस्क हैं, उसमें आखिर ये जाली नुमा खिड़की क्यों होती है जो संगमरमर की हमेशा बनी रहती है। ये सवाल अगर आपको जानना तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तब मैं इसके आपके उत्तर दूंगा कि आखिर मुस्लिमों की जितनी भी मस्जिद हैं उसमें ये जाली नुमा आकृति क्यों बनी होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक रिलीजियस, एक सोशल, एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट के साथ ये रखा गया है। तो हमने स्मारक में क्या देखा कि स्मारक की भूमिका भी इतिहास के अध्ययन में बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। अब हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक। अब आपने देखा कि हमने कहा अभिलेख, सिक्के, खुदाई और जितने भी स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये राजाओं के प्रत्यक्ष नियंत्रण में उनके सम्मुख तैयार किए गए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको हमेशा प्राथमिक में रखा जाता है, प्राइमरी रखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीयक क्या है। तो एक बार द्वितीयक स्रोत को देखते हैं। द्वितीयक स्रोत में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसको हमने दो भाग में बांटा भी था। एक में कहा था साहित्यिक स्रोत, और दूसरे में क्या कहा था, विदेशी वृत्तांत। अब यहां पे बहुत लोग जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे वो कहेंगे दोनों तो एक ही है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी वृत्तांत, दोनों में तो किताबों की ही चर्चा होगी, तो फर्क क्या है? आप ऐसा क्या बता रहे हैं जो दोनों अलग है? इन दोनों में बहुत अंतर है। जनरली क्या होता है, जब हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं तो इसका वर्गीकरण दो रूपों में कर दिया जाता है साहित्यिक स्रोत का, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। एक धार्मिक, एक कर दिया जाता है धार्मिक, और एक गैर धार्मिक, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। तो फर्क क्या है साहित्यिक, हम ओवरऑल साहित्यिक को देखेंगे, धार्मिक और गैर धार्मिक की चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे क्या। आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुना होगा, मेगास्थनीज की इंडिका सुनी होगी, आपने रिहाला के बारे में सुना होगा, आपने हर्षचरिता के बारे में सुना होगा। ऐसे बहुत सारी कृतियां हैं जो प्राचीन काल में, मध्य काल में लिखी गई हैं।
और ये जो विदेशी वृत्तांत है ये वो है जो विदेशों से आकर के लोगों ने लिखी है भारत के बारे में। तो दोनों तो किताबों की चर्चा है, फर्क क्या है इसमें? सीधा फर्क है। अब मैं जैसे एक बात बताऊं, हम लेते हैं हर्षचरित के बारे में, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी हर्षवर्धन के बारे में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी मौर्य के बारे में। इसी तरीके से हर एक लोगों ने कुछ ना कुछ अपने दरबार में राजाओं के बारे में लिखा, हो सके उनकी प्रशंसा के बारे में लिखा। एक बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि भारत में 4 प्रकार की जातियां था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वहीं जब मेगास्थनीज की इंडिका देखते हैं वो कहते हैं नहीं, भारत में 7 प्रकार की जातियां थे, दार्शनिक, कृषाण, चर्मकार, बर्तनकार वगैरह वगैरह, वो 7 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो खैर साहित्यिक स्रोत जो है, जो कृतियां हैं, ग्रंथें हैं, रचनाएं हैं, जो दरबारी कवियों ने अपने राजा के लिए, राजा की प्रशंसा में लिखा है, हम उससे भी अध्ययन करते हैं। जब हम प्राचीन काल के इतिहास को उठाते हैं, मध्यकाल के इतिहास को उठाते हैं, चाहे रिहाला उठाए, चाहे इब्न बतूता की कुछ कृति उठाए, चाहे जो भी उठाए, हर एक से हमें कुछ ना कुछ प्राचीन या मध्यकाल इतिहास के बारे में जानने में मिलता है। लेकिन ये विदेशी वृत्तांत यानी विदेशों के द्वारा लिखी गई किताब इन साहित्यिक स्रोतों से अलग कैसे है? तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब होता क्या था, मान लीजिए मैं इस प्रांत का राजा हूं, ए प्रांत का, और आप इस बी प्रांत के राजा हैं, ठीक है। यहां के चलिए दरबारी कवि जो होंगे, जो मेरे दरबार में होंगे, मान लीजिए एक्स वाई जेड मेरे दरबार में कवि है, ये तो मेरी प्रशंसा में लिखेगा ही लिखेगा। अब मैंने राजा से कहा भी तुम लिखो इसके बारे में, यहां पे बी के दरबार में जो दरबारी कवि है बी सी डी, इसने भी उस राजा के लिए लिख दिया। लेकिन इसमें विदेशी वृत्तांत की क्या भूमिका है? बिल्कुल है। अब मान लीजिए इस मेरे दरबार ए में विदेश से कोई यात्री आता है, फॉरेन ट्रेवलर, आइदर वो चीन का हो, ईरान का हो, अरब का हो, जहां का भी हो, वो मेरी दरबार में आता है और वो मेरी दरबार में अच्छे से मैंने उसका वेलकम किया है, जैसे अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंब, ये प्राचीन कालीन जो स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, ये ऐसे नहीं है। अब इस दरबार, मेरे दरबार में जो जीरो नामक व्यक्ति आता है विदेश से, मैंने उसका अच्छे से वेलकम किया, और जब वो हमारी दरबार में आया, हमारी मेहमान नवाजी से वो खुश हुआ, तो हमने अपने उस मित्र को, उस विदेशी मेहमान को ये कहा कि मित्र, हमारा जो शत्रु है बी, वो बड़ा कठोर है, हमारी प्रजाओं को निरंतर तंग करता रहता है और वो निरंतर हम पर आक्रमण करता रहता है, हमारी प्रजा उससे बहुत परेशान है मित्र। अब ये ओ नामक विदेशी व्यक्ति सुन रहा है, अब उसके मन मस्तिष्क में ये बैठ चुका है कि बी का जो राजा है वो बड़ा दुष्ट है, वो प्रजा हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि वो निरंतर अपने दूसरे प्रजाओं को परेशान करता रहता है। अब इसने जो कृतियां लिखी, बिना सुने बिना समझे बायस होकर के लिखी, पक्षपात में। आप कहेंगे सर ये तो एक्स वाई जेड भी पक्षपात में ही लिख रहा है, लेकिन इसने जो लिखा है राजा के कहने पर लिखा है, ये देख भी रहा है, लेकिन इसने तो देखा भी नहीं कि बी का राजा है कैसा। हो सके इसने जानबूझकर, जिस विदेशी, अरब से आया हो, चीन से आया हो या अफ्रीका से आया हो, जहां से आया हो, ये अपने क्षेत्र में जाकर के बी साम्राज्य की बुराई करना प्रारंभ करेगा कि मैं जिस अपने मित्र ए साम्राज्य में गया था, उसके पड़ोस का राजा जो बी था वो बड़ा दुष्ट था, उसने निरंतर आक्रमण किया, मेरे मित्र जो ए साम्राज्य के राजा थे उसको निरंतर तकलीफें पहुंचाई। तो ये उसकी कृतियां से, मुख्यतः हमने इतिहास देखा नहीं, हमारे सम्मुख की घटना नहीं, हम उसे पढ़ते हैं, तो हमने इसकी कृति पर भी विश्वास कर लिया। जब हम लोग आगे के लेक्चर में चलेंगे, किसने कौन कौन सी किताबें लिखी, उस पर चर्चा करेंगे। ये हम पूरा स्रोत की भूमिका समझ रहे हैं। अब यही समझे कि यही घटना बी के राज्य में कोई एक्स नामक व्यक्ति आता है, स्टार नामक व्यक्ति आता है, ये भी आया, हमने भी इसका अच्छा से वसुधैव कुटुंब, अतिथि देवो भव का नारा के साथ स्वागत किया, मेहमान नवाजी, उपहार, सारी चीजें इसे दी, और इसे ये कहा कि जो ए नामक राजा है वो बड़ा दुष्ट है, उसने निरंतर मेरी प्रजाओं को परेशान किया है,
आओ मैं तुम्हें बाहर दिखाऊं, ये जो आप गरीब जनता को देख रहे हो ये इसलिए हुआ क्योंकि उस राजा ने आक्रमण किया था। इसके जो हाथ कटे हैं ये इसलिए कटे हैं कि उसने हाथ काट दिया था, वो पानी पीने जा रहा था उधर से। अब यहां पे जो स्टार नामक राजा यात्री आया है, इसके मन मस्तिष्क में बी ने ए के विरुद्ध चीजें मन मस्तिष्क में भर दी। इसीलिए विदेशी वृत्तांत की जो प्रामाणिकता है हम मानते हैं, लेकिन उतना नहीं। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने साहित्यिक द्वितीयक स्रोत की भूमिका पहले तैयार की कि प्राथमिक नहीं है, यह सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्राथमिक तो अभिलेख, सिक्के, स्मारक, खुदाई है, और द्वितीयक में भी साहित्यिक आता है और ये विदेशी वृत्तांत आते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बनस्पत, अभिलेख, सिक्के, खुदाई और स्मारक के उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि कैसे साहित्यिक स्रोत में जो उसके दरबारी कवि होते थे वो राजा की प्रशंसा में चीजें लिख रहे हैं, चाहे वो जो भी चीजें लिखें मुख्यतः उनकी प्रशंसा में लिखे जा रहे हैं। अगर आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो हरिसेन लिखते हैं कि इसने उत्तर भारत में इतने और दक्षिण भारत में इतने राजाओं को हरा दिया। कहीं मिलेगा ऐसा वीर पराक्रमी परम भट्टारक महाराजा धीराज? ये इसकी प्रशंसा है। और वही जो विदेशी यात्री भारत में आ रहा है वो भी किस आधार पर अपना विवरण लिख रहा है? अपने मित्र के कहने पर। क्योंकि आपको याद होगा कि हर एक विदेशी यात्री किसी राजा के दरबार में निमंत्रण पर आता था और वो उसकी प्रशंसा या उसके विषय वस्तु के संदर्भ में लिखता था। उसने तो भारत की भूमि को देखा नहीं, भारत की भूमि को समझा नहीं, और उससे वही लिखवाया गया जो उसको बताया गया। और इस प्रकार से जो साहित्यिक स्रोत या यूं कहें द्वितीयक स्रोत है, इसकी प्रामाणिकता प्राथमिक स्रोत के मुकाबले कम रहती गई। तो इस वीडियो से आपने यह समझा कि प्राचीन भारत इतिहास को समझने में स्रोत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बड़ा ऐतिहासिक विषय वस्तु है इतिहास को समझने में। एक अगली वीडियो जब हम लोग लेकर के आएंगे, जब हम एक प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस पे, ये तो हमने एक इंट्रोडक्टरी आउटलाइन सारी चीजों की देखी है, ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम तैयार हो जाए। जैसे आप लोग मूर्ति बनाते हैं, आप किसी भी मूर्तिकार के पास जाएंगे तो पहले वो कुछ सूखे हुए पुआल का, और हमारे तो क्षेत्रीय भाषा में उसे लारा कहते हैं, उसको एक मूर्ति की स्टैचू बनाई जाती है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा के मूर्ति तैयार किया जाता है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ढांचा तैयार किया है, चाहे वो इतिहास का हो या राजनीतिक व्यवस्था की हो। हमने जो पहला अध्याय भी स्रोत का उठाया है, ये एक ढांचा देखा है कि कैसे इस ढांचे ने यानी स्रोत ने इतिहास को समझने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम लोग आगे से अपनी पूरी क्लासेस का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि अभिलेख कौन कौन से अभिलेख किन किन राजाओं ने कब कब लिखवाया, उससे क्या क्या पता चलता है, तो उसी में एक दूसरा इतिहास एक हमारा स्रोत होगा, एक इंपॉर्टेंट विषय होगा। ये तो हमने स्रोत देखा, एक है इतिहास और एक है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये तो आप अपनी सेवा की तैयारी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप इतिहास का बुक पढ़ते हैं, इतिहास की किताबों से रूबरू होते हैं, तो आपको पता होता है कि हाँ ठीक है मैं इतिहास तो पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या उस इतिहास के लेखन की शैली क्या रही थी, विभिन्न इतिहासकारों ने किस दृष्टिकोण से उस इतिहास को लिखा है। हर एक इतिहासकार जब किसी विषय वस्तु के बारे में लिखता है तो वो एक केंद्र विषय के साथ चलता है और अपने इतिहास का स्वरूप वो अपने उसी केंद्र विषय के साथ स्थापित करता है। अगर मेरी रुचि XYZ चीजों से है तो मेरे इतिहास को देखने का नजरिया और लिखने का नजरिया उसी दृष्टिकोण से होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इतिहास और इतिहास लेखन। और इसी इतिहास और इतिहास लेखन को समझते हुए हम जो आप रेगुलर एक हमारा बैच स्टार्ट होगा, जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्रोत को समझते हुए चलेंगे। आज हमने एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर समझा है, स्रोत, उसका स्वरूप, उसकी भूमिका और इतिहास को समझने में उसका योगदान।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी वृत्तांत को कंप्लीट डिटेल में कि यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस से एक भी सवाल आता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, वो बाहर ना जाए। तो मुझे उम्मीद होगी कि इस वीडियो से आपने वो महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित कर ली होगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दे दें। धन्यवाद।